मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक्सेसिव वर्क कंटेंट के हमारे रीज़न्स, पॉसिबल रीज़न्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। आज हम देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम का एक जो डायग्राम है हमारे पास में, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्टिव वर्क कितना होता है और हमारा वेस्टेज या एक्सेसिव वर्क कितना होता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको 1 के साथ ABCD दिखेगा। तो ये जो 1 वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो आपका काम का है, यहाँ पर हमको प्रोडक्टिविटी मिल रही है, इसमें ऑपरेशन चल रहे हैं। और ABCD जो है ये हमारे एक्सेसिव वर्क हैं जो किसी न किसी फॉल्ट और डिफेक्ट की वजह से हमको मिलते हैं। तो हमारा टोटल टाइम, ऑपरेशन का जो टोटल टाइम है वो ये है, ठीक है। और जो मेन हमको वर्क मिला है वो वर्क हमारा ये है, और जो एक्सेसिव वर्क हमको मिला है वो ये पार्ट है। इनइफेक्टिव जो टाइम है वो हमारा इसके अंदर ABCD स्टेज में हमको मिला है। तो आप 1 में देखिए, ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपको मेन कंटेंट और मेन ऑपरेशंस आपको करने के लिए मिले। बाद बाकी जो A ब्लॉक है, अब B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, D ब्लॉक है। इनके जो पॉसिबल रीजंस वो ये हैं कि कभी डिज़ाइन में डिफेक्ट हो सकता है, कभी जो वर्क प्रोसीजर है वो गलत हो सकता है जिस वजह से एक्सेसिव वर्क कंटेंट हमारा बढ़ जाता है टोटल ऑपरेशन में, टोटल टाइम में। फिर कभी कभी हमारा जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते, प्रोसेस लेआउट क्या रखना है, प्रोडक्शन लेआउट क्या रखना है, किस एम्प्लॉय को कहाँ पर उनको जो है एम्प्लॉय करना है, कहाँ पर उसको यूज़ करना है। गलत आदमी को गलत जगह पर यूज़ करोगे तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। कब प्लांट लेआउट को सेट, अपना जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको प्रॉपर कई बार नहीं कर पाते मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको एक D ब्लॉक में मिलेगा इनइफेक्टिव टाइम विद इन द कंट्रोल ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की कंट्रोल करने के लिए जो टाइम अपना स्पेंड हुआ वो भी इनफेक्टिव ही होता है कि हम उनकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि इनको कहाँ पर यूज़ करें, किससे क्या काम करवाना है, ये डिसाइड ही नहीं हुआ। ये प्रोडक्शन प्लानिंग के दौरान ही हो जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा, किस मशीन पर काम करेगा, किस मशीन टूल को यूज़ करेगा, उसकी अपनी स्किल्स क्या हैं, अपनी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। हमको ऑपरेशन का टोटल टाइम क्या रखना है। ऐसा ना हो कि टोटल टाइम जो भी हमको डिज़ायर है, रिक्वायरमेंट है जिस टोटल टाइम की, हम उससे ज़्यादा टाइम दे बैठें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में, तो ये गलत हो जाता है। इसमें हमारा जो इनइफेक्टिव टाइम है या फिर जो हमारा एक्सेसिव वर्क कंटेंट है वो बढ़ जाता है। तो अच्छा यही रहता है एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छी एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, कि जो एक्सेसिव वर्क कंटेंट है वो जितना कम हो सके उतना ही अच्छा रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि ये एनालिसिस कर ली जाए कि कहीं किसी स्टेज पर, किसी स्टेप पर प्रोडक्शन के कहीं भी कोई एक्सेसिव वर्क कंटेंट तो नहीं है, किसी सही रिसोर्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, गलत तरीके से यूज़ तो नहीं किया जा रहा, गलत जगह यूज़ तो नहीं किया जा रहा। अगर किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में है तो हमको उस व्यक्ति को वहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसकी स्किल कुछ है अपने आप में, वो हम कहीं और यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम मार्केटिंग का आदमी ऑपरेशन में यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशंस के व्यक्ति को मार्केटिंग सेल्स के लिए भेज दिया, डिज़ाइन का आदमी हमने प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है, और मेंटेनेंस का आदमी डिज़ाइन में कर दिया कि भाई आप डिज़ाइन टीम के साथ में काम करो। कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये फॉर्मूला, ये जो स्ट्रेटेजी है ये हर जगह लगती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मशीन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें, उसको एम्प्लॉयमेंट करें, तो फिर आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है, और एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेथड स्टडी का, ठीक है। तो मेथड स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे, मेथड स्टडी क्या है। ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग मेथड है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, उसकी एनालिसिस करते हैं प्रोडक्शन की, और
अगर हमको लगता है कि ये कहीं से भी इनएफिशिएंट है और इसके अंदर चेंजेस करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक प्रपोज्ड मेथडोलॉजी भी देते हैं मेथड स्टडी के दौरान। तो जो एग्जिस्टिंग मेथड है और जो प्रपोज्ड मेथड है, ठीक है, इन दोनों का फिर कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करने के बाद में देखते हैं कि इसमें से मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, ताकि हम इफ़ेक्टिव मेथड को यूज़ कर सकें और अपने ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को, प्रोडक्शन वेस्ट को रिड्यूस कर सकें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें क्या है। ये मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम मेथड स्टडी क्यों करते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। तो एक तो मेथड स्टडी इसलिए की जाती है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि भाई प्रोडक्शन डिले क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करें, इन्हांस कैसे करें, प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें। तो इन सब फैक्ट्स की एनालिसिस होती है मेथड स्टडी में, ठीक है। और एक बेस्ट मेथडोलॉजी को डेवलप किया जाता है मेथड स्टडी करके, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑपरेशन हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो, ऐसे कोई भी इवेंट हो, ऐसा कोई भी मशीन टूल हो, ऐसा कोई भी रिसोर्स हो जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है और जिसका प्रभाव प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव ना पड़े, बल्कि प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो जाए, तो उनको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। ऐसी कोई भी प्रोसेस, कोई भी मशीन टूल, कोई भी रिसोर्स ऐड किया जाता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, इसको वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। फिर 3M का ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। 3M मीन्स मैन, मटेरियल्स, मशीन। मैन, मटेरियल, मशीन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब ये होता है कि बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास स्किल अवेलेबल है, जो स्किल लेबर है, हम उसको उसकी क्षमता के अनुसार ही यूज़ करें। मशीन्स वही होनी चाहिए जिसकी हमको ज़रूरत है, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको दे सके और हम बेस्ट यूज़ उस मशीन का कर पाएँ। और मटेरियल जो रिसोर्स है, इसका ये रहता है कि एक तो मटेरियल जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और मटेरियल का वेस्टेज कम होना चाहिए। ये ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, क्योंकि मटेरियल बहुत महंगा आता है, रॉ मटेरियल, और उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी काफ़ी महंगी होती है। इसमें भी अगर वेस्टेज हो जाए तो वो हाईली अनडिज़ायरेबल होता है इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ये मेथड स्टडी का प्रोसीजर है, जस्ट लाइक वर्क स्टडी। सबसे पहले हम स्टेप 1 में ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस ऑपरेशन को, किस जॉब को स्टडी करना है, किस प्रोसेस को हमको स्टडी करना है, किस प्रोडक्शन यूनिट की हमको स्टडी करना है, किस मशीन टूल की हमको स्टडी करना है, ठीक है। हम ये सिलेक्ट करते हैं। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो जो भी काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे हम उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, पेन एंड पेपर का यूज़ करके या फिर डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं। हर एक इवेंट को, हर एक पॉइंट को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने पास में, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जाता है अच्छे से कि क्या इनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को, क्या फैक्ट्स को बदलने की ज़रूरत है, ये एग्जामिन होता है। कोई भी चेंज आता है या हमको ज़रूरत होती है कि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज करें, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में, ऑप्टिमाइजेशन में कोई चेंजेस लेकर आएँ, तो फिर हम एक नई मेथडोलॉजी को डेवलप करते हैं। नई मेथडोलॉजी को फिर डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो कि भाई ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, फिर उससे हमको क्या क्या फ़ायदा होगा, ये डिफ़ाइनिंग होती है। डिफ़ाइन करने के बाद में अगर वो मेथडोलॉजी अप्रूव हो जाती है, तो अप्रूव होने के बाद में फिर उस मेथड को, उस प्रोसीजर को, उस स्ट्रेटजी को, मेथडोलॉजी को इंस्टॉल किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है,
और बाद में जब इंस्टॉल हो जाती है, वर्किंग में आ जाती है नई स्ट्रेटेजी, नई प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी और प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी, तो फिर हम उस मेथोडोलॉजी को, स्ट्रेटेजी को, उस प्रोसेस को फिर मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल वर्क स्टडी प्रोसीजर होता है। आप यहाँ पर कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें, लिखें, इसका मनन करें। अब जो जॉब का सिलेक्शन होता है मेथड स्टडी के दौरान, वर्क स्टडी के दौरान, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं कि किस बेस पर हम इनको सिलेक्ट करें स्टडी करने के लिए। तो एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमिकली हम लोग एनालिसिस करते हैं कि भाई पैसा हमारा बचे कॉस्ट रिडक्शन के लिए। ठीक है, फिर टेक्निकल एस्पेक्ट होता है कि हम जो मशीन टूल यूज़ कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकली हम उसको बेस्ट पॉसिबल यूज़ ले पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ। फिर ह्यूमन एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है सिलेक्शन। वो ऐसा होता है कि हम अपने वर्कर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन तो करें, ऑप्टिमाइज यूज़ तो कर लें, लेकिन साथ ही साथ वर्कर्स की जो सेफ्टी है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आपका जो प्रोसेस थी वर्क स्टडी की, उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिफ़ाइन किया है कि रिकॉर्ड में क्या रहता है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हम किसी प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, अब उसके फैक्ट्स को अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हम कुछ चार्ट्स बनाते हैं, जैसे आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है या फ्लो प्रोसेस चार्ट है, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट है। ठीक है, फिर आपका जो मटेरियल का मूवमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स का मूवमेंट है या टूल्स का मूवमेंट है, हम उसके लिए फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर वर्क बेस पर जो भी एक्टिविटी होती है हम उसको मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के दौरान या सीमो चार्ट में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम इसको आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस, ये चार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, जैसे आपको बताया गया है कि इसमें ये प्रोसेस चार्ट है। तो प्रोसेस चार्ट एक पिक्चर या ग्राफिकल चार्ट होता है। ठीक है, वो हमको बताता है कि एक्चुअल जो प्रोसेस चल रही है इस वक्त, इसमें क्या क्या हो रहा है, किन किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना है, किन किन ऑपरेशंस पर हमको ध्यान देना है, कहाँ किस मशीन टूल पर क्या ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स, कौन सी स्किल हमने किस मशीन टूल पर किस ऑपरेशन के लिए जो है यूज़ कर रखी है, इंगेज कर रखी है। तो इन सब चीज़ों का जो हम स्टडी करते हैं वो प्रोसेस चार्ट में ही करते हैं। ठीक है, तो आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और भी चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है आपकी तो आप वीडियो में जो नीचे लास्ट में कमेंट दिया गया है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।